नमस्कार और इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प पहेली पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, एक ऐसे महान राजा जिनके ऐतिहासिक अस्तित्व पर विद्वान आज भी बहस करते हैं, लेकिन उनकी विरासत लिटरली आज भी उस कैलेंडर को तय करती है जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग अपने रोजमर्रा के कामों में करते हैं। हम बात कर रहे हैं महान सम्राट विक्रमादित्य की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार विषय को डिकोड करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज की इस चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं। हम सबसे पहले वीरता का सूर्य यानी उनके नाम के मतलब को समझेंगे, फिर उस असल ऐतिहासिक राजा की खोज करेंगे, उनके दरबार के 9 पौराणिक रत्नों के बारे में जानेंगे, उसके बाद विक्रम संवत कैलेंडर को समझेंगे और आखिर में उनकी अमर कथाओं और विरासत पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, वीरता का सूर्य। प्राचीन शहर उज्जैन से जुड़े इस सम्राट को सही मायने में समझने के लिए सबसे पहले उस बेहद भारी भरकम और प्रतिष्ठित उपाधि को समझना जरूरी है जिसे इन्होंने धारण किया था। दरअसल संस्कृत में इस नाम को अगर हम तोड़कर देखें तो बड़ा ही कमाल का अर्थ निकलता है। पहला शब्द है विक्रम, जिसका मतलब होता है वीरता, पराक्रम या साहस, और दूसरा शब्द है आदित्य यानी सूर्य। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है वीरता का सूर्य या सूर्य के समान वीर। कहने का मतलब यह है कि यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह अपने आप में एक ऐसा पावरफुल टाइटल था जिसमें बेजोड़ शौर्य और तेज दोनों साफ झलकते थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है, ऐतिहासिक राजा की खोज। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विक्रमादित्य वाकई कोई एक इंसान थे या फिर अलग अलग महान राजाओं की खूबियों को मिलाकर रची गई एक शानदार किंवदंती। इतिहासकारों ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से 3 ऐतिहासिक राजाओं को सबसे मजबूत कैंडिडेट्स माना है। पहले हैं शुंग वंश के अग्निमित्र, जिन्होंने लगभग 170 बीसीई में शकों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए थे। दूसरे हैं 57 बीसीई के एक अज्ञात स्थानीय मालवा राजा, जिन्होंने विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत की। और तीसरे हैं गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर इन सब में देखा जाए तो सबसे ठोस दावेदारी चंद्रगुप्त द्वितीय की ही लगती है, क्योंकि उन्होंने वाकई ये उपाधि धारण की थी और उनके शासनकाल को कला और विज्ञान के एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। और उसी स्वर्णिम युग से जुड़ा है हमारा तीसरा भाग, 9 पौराणिक रत्न। चलिए उज्जैन के दरबार के उन बेहतरीन और तेज दिमागों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की विरासत को इतना महान और अमर बनाया। इन नवरत्नों की लिस्ट सच में हैरान कर देने वाली है। एक तरफ महान कवि और नाटककार कालिदास हैं, दूसरी तरफ वराह मिहिर जैसे विख्यात खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हैं। साथ ही भाषा विज्ञानी वरुरुचि, अमर सिंह और आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी भी इस दरबार की शान थे। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। क्षपणक और शंकु जैसे शानदार आर्किटेक्ट्स के साथ साथ घटकरपर और यहाँ तक कि वेताल भट्ट जैसे जादू और रहस्यमयी विद्याओं के एक्सपर्ट भी वहाँ मौजूद थे। मतलब ये दरबार कोई आम दरबार नहीं, बल्कि ज्ञान की एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी था। अब राज दरबार से बाहर निकलकर एक ऐसी चीज पर आते हैं जो आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, समय का निर्धारण। हमारा चौथा भाग इसी विक्रम संवत कैलेंडर पर आधारित है। 570 बीसीई का ये साल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से इस पारंपरिक लूनी सोलर यानी चांद और सूरज की चाल पर आधारित कैलेंडर सिस्टम की शुरुआत हुई थी। माना जाता है कि इसे सम्राट के राज्याभिषेक या फिर शकों पर मिली किसी बहुत बड़ी सैन्य विजय के जश्न के तौर पर शुरू किया गया था। इस टाइमलाइन का स्केल सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से साल 2026 सीई की बात करें, तो इस प्राचीन सिस्टम के मुताबिक विक्रम संवत का साल 2083 चल रहा होगा। ये बात अपने आप में बहुत अद्भुत है कि ये गिनती पिछले 2000 सालों से भी ज्यादा समय से बिना रुके लगातार चली आ रही है। और ये प्राचीन कैलेंडर सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी ये नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर है। और भारत में दिवाली, होली और नवरात्रि जैसे जितने भी बड़े हिंदू त्योहार हैं, उनकी तारीखें आज भी इसी विक्रम संवत के आधार पर ही तय की जाती हैं। तो सीधे तौर पर ये आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित कर रहा है। कैलेंडर के बाद आइए इस नाम की असीम लोकप्रियता के एक और बड़े कारण को समझते हैं। हमारा आखिरी भाग है अमर कथाएं और विरासत। यही वो लोक कथाएं हैं जिन्होंने एक ऐतिहासिक राजा को एक ऐसे कल्चरल आइकॉन में बदल दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया।
यहाँ दोनों कहानियों के बीच का अंतर समझना बहुत ही रोचक है। एक तरफ बैताल 25 है। इसमें 25 कहानियां हैं, जहां राजा एक पिशाच आत्मा या बेताल को अपनी पीठ पर ढोते हैं, जो उनसे बड़ी पेचीदा और रहस्यमयी नैतिक पहेलियां पूछता है। ये पहेलियां राजा के दिमाग और न्याय की परीक्षा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंहासन 32 है। इसमें विक्रमादित्य के पौराणिक सिंहासन पर सजी 32 अप्सराएं ये बताती है कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ, साहसी और न्यायप्रिय। एक में दिमाग की कश्मकश है तो दूसरी में उच्च आदर्शों का पाठ। समय के साथ ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये सम्मान की एक परम उपाधि बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन रोम में शासकों के लिए सीजर यानी कैज़र एक टाइटल बन गया था, भारत में भी बाद के कई राजाओं ने इस वीरता के सूर्य के तेज को अपने नाम के साथ जोड़ा। चंद्रगुप्त द्वितीय से लेकर स्कंदगुप्त, यशोधर्मन और 1556 सीई में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक हेमचंद्र यानी हेमू तक सभी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये नाम भारतीय राजशाही का एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका था। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या एक आदर्श शासक का मिथक किसी एक इंसान की ऐतिहासिक सच्चाई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और लंबे समय तक टिकने वाला होता है? शायद उज्जैन का वो वीरता का सूर्य कोई एक अकेला राजा था, या शायद कई राजाओं की खूबियों को मिलाकर बनाया गया एक किरदार। लेकिन सच कहूं तो इससे अब फर्क नहीं पड़ता। एक आदर्श योद्धा, न्यायप्रिय प्रशासक और कला को बढ़ावा देने वाले के रूप में उनकी विरासत आज भी पूरी दक्षिण एशियाई संस्कृति में गूंजती है, और यही शायद इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है।